चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस में सिपाही और चालक सिपाही भर्ती से जुड़ी अहम जानकारियां दी हैं। पर्षद ने बताया कि 19,838 सिपाही पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2025 में होगा, जबकि 4,361 चालक सिपाही पदों की लिखित परीक्षा भी इसी महीने में कराई जाएगी। पर्षद ने स्पष्ट किया कि सिपाही भर्ती में मिलने वाला 35% क्षैतिज महिला आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। यह नियम बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के 9 जुलाई 2024 के संकल्प पर आधारित है। जुलाई-अगस्त 2024 में आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम समय पर जारी किया जाएगा और इसके आधार पर पीईटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। चालक सिपाही भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी भी समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार उम्मीदवारों को परीक्षा और आरक्षण नियमों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार की राजनीति में नया समीकरण बन रहा है, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने समर्थकों की भारी भीड़ के बीच घोषणा की कि वे रोहतास जिले की करघर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पीके ने कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार की राजनीति को नई दिशा दी जाए और पुरानी राजनीति को बदलकर विकास की राजनीति स्थापित की जाए। उन्होंने दावा किया कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए ही वे राजनीति में आए हैं। करगहर सीट राजनीतिक दृष्टि से अहम मानी जाती है, जहां जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे परिणाम तय करते हैं। 2020 के चुनाव में यहां 3,24,906 मतदाता थे और मतदान प्रतिशत 59.85% रहा था। प्रशांत किशोर के उतरने से यहां मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद रोचक हो गया है, जिससे पूरे बिहार की राजनीति में नई हलचल दिख रही है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग ने व्यापक तैयारी की है। इस बार पूरे राज्य में 90,712 से अधिक मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां करीब 5.5 लाख मतदान कर्मियों की तैनाती होगी। इनमें पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कर्मी, माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर मजिस्ट्रेट शामिल रहेंगे। पिछले चुनाव की तुलना में केंद्रों की संख्या लगभग 78,000 से बढ़कर 90,000 से अधिक हो गई है, क्योंकि प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की गई है। इससे कर्मियों की आवश्यकता भी बढ़ गई है। जिलाधिकारी स्तर पर कर्मियों की सूची तैयार की जा रही है और विभाग का लक्ष्य है कि सितंबर के अंत तक यह कार्य पूरा कर लिया जाए। इसके बाद रैंडमाइजेशन से तैनाती होगी। बिहार की पहली मेट्रो का ट्रायल बुधवार को पटना में शुरू हुआ। डिपो के अंदर बने 800 मीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेन का रन कर तकनीकी और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। अगले चरण में ISBT से भूतनाथ स्टेशन तक ट्रायल होगा, जो 1 हफ्ते तक चलेगा। विशेषज्ञ टीम ट्रेन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, पावर सप्लाई और सुरक्षा उपकरणों की जांच कर रही है, ताकि किसी भी तकनीकी खामी को दूर किया जा सके। मंत्री जीवेश मिश्रा ट्रायल देखने पहुंचे। पहले चरण की रेड लाइन न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी से जोड़ेगी। उद्घाटन पहले 15 अगस्त को होना था, लेकिन अब संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट उद्घाटन के दौरान पटना मेट्रो का भी शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि मेट्रो की बोगियों को नारंगी रंग और मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है, जिन पर बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों की झलक मिलेगी। किराया 5 से 6 श्रेणियों में तय होगा और अंतिम निर्णय फेयर फिक्सेशन कमेटी करेगी। बिहार का मौसम इन दिनों उलझा हुआ है। एक और तेज धूप और उमस से लोग परेशान हैं, वहीं कोसी नदी का बढ़ता जलस्तर बाढ़ का खतरा बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 10 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि पटना में बादल तो छाएंगे, लेकिन उमस से राहत मिलना मुश्किल है। विभाग का अनुमान है कि 11 से 18 सितंबर के बीच मानसून सक्रिय होगा और सितंबर के दूसरे, तीसरे हफ्ते में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। इस बीच नेपाल में लगातार बारिश के कारण कोसी बैराज के 56 में से 34 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे सुपौल और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं पटना और मुजफ्फरपुर में तापमान 34 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की अहम बैठक जारी है। बैठक से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HM प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के लिए 20 सीटों की मांग रखी, जबकि सूत्रों के अनुसार उन्हें 10 सीटें मिल सकती हैं। 2020 में मांझी की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।
वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह बैठक एनडीए की नहीं बल्कि भाजपा की है और उन्होंने अपनी सीटों की डिमांड सार्वजनिक करने से इनकार किया। सूत्रों का दावा है कि सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है। जेडीयू को 102, भाजपा को 101, चिराग पासवान की एलजेपीआर को 20, जबकि एचएएम और कुशवाहा की आरएलएम को 10-10 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है और जेडीयू बीजेपी के बीच 1 से 2 सीटों का मामूली फेरबदल संभव है। बीपीएससी की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 सितंबर शनिवार को होगी। यह परीक्षा बिहार के 37 जिलों में बने 912 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 6 सितंबर से उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट पर अपने खाते में लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड पर परीक्षा का जिला लिखा होगा। आयोग ने सभी उम्मीदवारों से समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रखने और परीक्षा के दिन साथ लेकर आने की अपील की है। पटना में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी के विधायकों और विधान पार्षदों के साथ करीब 2 घंटे बैठक की। इसमें चुनावी रणनीति, संभावित उम्मीदवारों और सीटों की समीक्षा पर चर्चा हुई। तय किया गया कि तेजस्वी यादव सितंबर में पूरे बिहार की यात्रा करेंगे। विधायकों को फॉर्म दिए गए और कहा गया कि जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से छूट गए हैं उन्हें जोड़ा जाए। बैठक के बाद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अंदर की बातें साझा नहीं की जा सकती, लेकिन रणनीति तय हो गई है और लक्ष्य सरकार बनाना है। उन्होंने दावा किया कि इस बार महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी। बैठक से पहले तेजस्वी ने कहा कि किसी की मां को गाली देना गलत है और ऐसी भाषा का समर्थन नहीं होना चाहिए। गया में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े विकास पैकेज का शुभारंभ किया। उन्होंने भगवान विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना कर पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लिया और समाहरणालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने प्रगति यात्रा से जुड़ी 9 योजनाओं की शुरुआत करते हुए लोगों से संवाद भी किया। दौरे का मुख्य फोकस सड़क और पुल निर्माण रहा। 349.22 करोड़ रुपए की लागत से गया नगर क्षेत्र में फ्लाईओवर बनेगा, जिससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी। इसके अलावा 119.74 करोड़ रुपए से इमामगंज झारखंड सीमावर्ती सड़क और 104.72 करोड़ रुपए से गया परैया गुरारू औरंगाबाद रफीगंज मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा। इन योजनाओं से क्षेत्र में आवागमन और विकास को नई गति मिलेगी। राज्य कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर में गंडक नदी पर बनने वाले 3 लेन के नए पुल को मंजूरी दे दी है। 589.04 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल 2280 मीटर लंबा और 15.55 मीटर चौड़ा होगा। इसके साथ ही 2200 मीटर लंबा पहुंच पथ भी बनाया जाएगा, जिससे आवागमन और सुगम होगा। यह परियोजना उत्तर बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ यात्रा की दूरी घटेगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। वर्तमान में लोगों को फतेहाबाद से सारण जिले के तरैया जाने के लिए 49 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन नए पुल के निर्माण के बाद यह दूरी केवल 10 किलोमीटर रह जाएगी। स्थानीय लोगों ने इसे 15 साल पुरानी मांग की पूर्ति बताया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा विभाग ने TRE 4 और STET को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि पहले STET परीक्षा होगी और फिर TRE 4 का आयोजन किया जाएगा। साथ ही TRE 4 में कुल रिक्तियों का केवल आधा हिस्सा भरा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि 1 लाख पद होंगे तो केवल 50,000 नियुक्तियां TRE 4 से होंगी, बाकी पद TRE 5 में भरे जाएंगे। इस निर्णय से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि पहले 1,20,000 पदों पर नियुक्ति की घोषणा हुई थी, लेकिन अब सीटें घटाकर 60,000 कर दी गई हैं। इसी विरोध में अभ्यर्थियों ने 9 सितंबर को पटना कॉलेज से बड़े आंदोलन और विरोध मार्च की घोषणा की है और सरकार को चेतावनी दी है। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल की तर्ज पर चलाने का फैसला किया है, ताकि बच्चों को शुरुआती शिक्षा और पोषण दोनों मिल सके। अब ये केंद्र मिनी स्कूल बनेंगे, जहां बच्चे यूनिफॉर्म पहनेंगे, प्रार्थना करेंगे, पढ़ाई करेंगे और पोषाहार भी पाएंगे। यह योजना 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ICDS का हिस्सा है और 2025 से 26 सत्र से पूरी तरह लागू होगी। चुनाव के बाद इसे नियमित रूप से शुरू किया जाएगा। जीविका दीदियों के जरिए ड्रेस वितरण कई जिलों में हो चुका है और स्टडी किट का वितरण भी जल्द होगा। केंद्रों को रंगीन बनाने का काम 2 साल में पूरा होगा। समाज कल्याण विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पोषण के साथ शिक्षा जोड़ने से बच्चों की उपस्थिति और सीखने की रुचि बढ़ेगी।
कोरोना के कारण 2 साल से बंद पड़ी कराटे और मार्शल आर्ट योजना को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य के हर ब्लॉक से 2-2 माध्यमिक स्कूल चुने गए हैं, यानी कुल 1067 स्कूलों में 5,33,000 छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए 120 प्रशिक्षक चुने गए हैं, जिनमें 40 महिलाएं भी शामिल हैं। खास बात यह है कि कई महिला प्रशिक्षक पूर्व छात्राएं हैं जो अब ब्लैक बेल्ट धारक बन चुकी हैं। प्रशिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से किया गया है ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। इनका उन्मुखीकरण 15 अगस्त के बाद होगा और सितंबर से स्कूलों में प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। गया में इस साल का पितृपक्ष मेला 6 सितंबर से शुरू होने वाला है और इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। इस मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने आते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग बनाई जा रही है। सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि घाटों और पूजा स्थलों पर गंदगी न फैले और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। प्रशासन का कहना है कि इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था और सुरक्षित माहौल देने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। बिहार शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 1 दिन योगा क्लास कराना अनिवार्य होगा। इस फैसले का मकसद बच्चों की सेहत और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाना है। विभाग का कहना है कि योग से बच्चों में एकाग्रता, अनुशासन और तनाव कम करने की क्षमता बढ़ती है। इसके लिए स्कूलों को प्रशिक्षित शिक्षकों की मदद से योग सत्र कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर सप्ताह तय दिन पर छात्र छात्राओं को सुबह की प्रार्थना के बाद योग अभ्यास कराया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह पहल बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी और उनकी पढ़ाई पर भी सकारात्मक असर डालेगी।